हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम ईवीएस सब्जेक्ट से संबंधित पर्यावरण विषय से संबंधित अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वायुमंडल। क्या नाम है? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। जैसा कि हमने पर्यावरण की पहली क्लास में बताया था कि पर्यावरण के क्षेत्र 4 क्षेत्र हैं। इनमें पहला क्षेत्र स्थलमंडल था और स्थलमंडल के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपको यानी कि पर्यावरणीय भूगोल के बहुत सारे टॉपिक्स कराए, जिसमें सौरमंडल, चट्टानें, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां और भूकंप इत्यादि टॉपिक्स हमने आपको कराए। अब पर्यावरण के दूसरे क्षेत्र की ओर हमको चलना है। क्या करना है? पर्यावरण के दूसरे क्षेत्र की ओर चलना है। और पर्यावरण का जो दूसरा क्षेत्र है वो है वायुमंडल। और आज हम पर्यावरण के दूसरे क्षेत्र की चर्चा करेंगे। जब तक आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आप तक सही ढंग से पहुंच पा रही है। जल्दी से कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए गुड आफ्टरनून। सुरभि गोयल जी गुड आफ्टरनून, लक्ष्मी प्रभाकर जी गुड आफ्टरनून, मधु मैम राधे राधे, प्रिंस तिवारी जी गुड आफ्टरनून। आप सभी स्टूडेंट पूरे तल्लीनता के साथ टॉपिक को समझिएगा। आज का टॉपिक ईवीएस सब्जेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, चाहे यूपीटेट एग्जाम हो, चाहे सुपरटेट एग्जाम हो। इन तीनों एग्जाम्स में इस एटमॉस्फेयर नामक टॉपिक से बहुत सारे सवाल आते हैं। आज मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट बताऊंगा, आज मैं चर्चा करूंगा ओजोन डेप्लीशन की, आज मैं चर्चा करूंगा क्योटो प्रोटोकॉल की, और आज चर्चा करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की भी। यानी कि पर्यावरण विषय से जुड़ा हुआ एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। एक बार मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वीडियो तक अपनी पहुंच बना सकें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे जुड़ सकें। जल्दी से जल्दी प्लीज़। और अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, मेन टॉपिक पे चलते हैं सीधे। देखिए, जैसा कि हम वायुमंडल नामक टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की, सबसे पहले समझते हैं वायुमंडल होता क्या है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, अर्थ। क्या है ये? अर्थ, पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर हवाओं का जो आवरण है, हवाओं का जो कवर है, हवाओं का जो घेरा है, वही वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद हवाओं का आवरण, हवाओं का आवरण या गैसों का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। यह वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि पृथ्वी पर जीवन 3 कारणों से है। पहला कारण हमने आपको समझाया था कि पृथ्वी पर जीवन का जो पहला कारण है वो है अनुकूल तापमान, अनुकूल तापमान, फेवरेबल टेम्परेचर। दूसरा है जल, और तीसरी है ऑक्सीजन या O2। और इन तीनों चीजों की मौजूदगी पृथ्वी पर जो संभव हुई है वो वायुमंडल के कारण ही संभव हुई है। हमारा जो वायुमंडल है वो दिन के समय सूर्य से आने वाला जो विकिरण है, सोलर रेडिएशन, उसको पृथ्वी तक आसानी से आने देता है। और रात्रि के समय निकलने वाला जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, पार्थिव विकिरण है, उसके लिए रुकावट पैदा करता है और इस प्रकार एक निश्चित तापमान बनाए रखने में सहायक होता है। इस कारण क्या है? अनुकूल तापमान किसकी उपस्थिति के कारण है? एटमॉस्फेयर की। ये सारी चीजें अभी मैं आगे वाले उसी में समझाऊंगा। आज की क्लास में ये सारी चीजों को समझाने वाला हूं, बिल्कुल लिख लिख के समझाऊंगा, आप चिंता न करिएगा। दूसरा जल। जल का फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर जल का एक अणु बनता है। और ये दोनों परमाणु भी, इन दोनों परमाणुओं के लिए क्या आवश्यक है? वायुमंडल, यानी कि जल भी वायुमंडल की मौजूदगी के कारण ही है। और एक निश्चित जल चक्र होता है और उस जल चक्र में पृथ्वी पर मौजूद वायुमंडल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद तीसरी बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन तो आप जानते ही कहां से मिलती है? वायुमंडल से। यानी कि इन तीनों चीजों की उपस्थिति का मेन कारण एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। और
इसी कारण वायुमंडल हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन तीनों चीज़ों के कारण ही पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह बन सकी है जिस पर जीवन संभव हुआ। चलते हैं वायुमंडल के संगठन की चर्चा करते हैं कि आखिरकार आपका जो वायुमंडल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। वायुमंडल का संगठन हमें इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करनी है कि आखिरकार वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। क्या है? वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इस चीज़ की चर्चा करनी है। देखिए, वायुमंडल 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली चीज़ जिससे मिलकर जो वायुमंडल बन रहा है वो है गैसें। क्या है? गैसें, गैसेज। दूसरी चीज़ जिससे वायुमंडल मिलकर बनता है वो है जलवाष्प, वाटर वेपर। और तीसरी चीज़ जिसका वायुमंडल के संगठन में महत्वपूर्ण योगदान है वो है डस्ट पार्टिकल्स या धूल कण। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में ये 3 चीज़ें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। पहली चीज़ गैसेस, दूसरी वाटर वेपर और तीसरी डस्ट पार्टिकल्स। इन तीनों चीज़ों से मिलकर ही पृथ्वी के वायुमंडल की जो निर्माण है, संरचना है, संगठन है, वो होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक एक चीज़ पर। सबसे पहले गैसेस की चर्चा करेंगे, फिर जलवाष्प की चर्चा करेंगे और फिर डस्ट पार्टिकल्स की चर्चा करेंगे। देखिए, फिर एक बार से मैं आपसे बता रहा हूँ, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे सीटेट एग्जाम हो, चाहे यूपीटेट एग्जाम हो, चाहे सुपरटेट, यहाँ तक कि पीजीटी और टीजीटी लेवल पर भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्लास को अंत तक देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ पूरे तल्लीनता के साथ। चलते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं गैसेस, यानी कि गैसों की चर्चा करते हैं। गैसेस, देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा मात्रा जिस गैस की है उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 78% है। कितनी है? 78%। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% के आसपास है, जो सबसे ज्यादा है। अन्य गैसों की तुलना में नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं, कौन से? लेग्यूमिनस कुल के पौधे जैसे दाल इत्यादि क्या करते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण, उसका स्थिरीकरण जमीन में कर देते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं जमीन में। और उस जमीन में स्टोर्ड जो नाइट्रेट है उसका पौधे पोषक तत्वों की भांति उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? पौधे पोषक तत्व। जिस प्रकार मानव शरीर के लिए प्रोटीन आवश्यक है, इसी प्रकार पौधों के लिए नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जमीन में स्टोर करने का कार्य करते हैं लेग्यूमिनस कुल के पौधे। ध्यान रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट चीज, नाइट्रोजन की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों के अंदर सबसे ज्यादा है और लगभग 78% मात्रा नाइट्रोजन की पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। इसके पश्चात जो दूसरी सर्वाधिक मात्रा जिस गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है वो गैस है आपकी ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन, O2। और O2 गैस की जो मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे ज्यादा है और उसकी परसेंटेज है लगभग 21%। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने परसेंट मात्रा में पाई जाती है? लगभग 21%। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसें मिलकर लगभग पृथ्वी के वायुमंडल में 99% मात्रा में पाई जाती है। लगभग कितने परसेंट मात्रा में पाई जाती है? 99% मात्रा में पाई जाती हैं। और ये प्रश्न आपके यूपीटेट एग्जाम में पूछा गया है कि 99% मात्रा में कौन सी दो गैसें पाई जाती हैं? N2 और O2। विशेष ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों की मात्रा को अगर मिलाया जाए तो वायुमंडल में 99% तक हो जाती है। चलते हैं अगली महत्वपूर्ण गैस की तरफ। और अगली महत्वपूर्ण गैस जो है, जो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो है ऑर्गन।
कौन सी? ऑर्गन 0.93% मात्रा है इसकी। और ऑर्गन एक अक्रिय गैस है, इनएक्टिव गैस है। इसके अलावा भी बहुत सारी अक्रिय गैस हैं। कैसी गैस है ये? अक्रिय गैस। और ऑर्गन के अलावा भी वायुमंडल में बहुत सारी अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनन। ये सारी की सारी गैसें भी अक्रिय गैसें हैं, यानी कि ये किसी अन्य गैस से रिएक्शन नहीं करती। अक्रिय या इनएक्टिव गैस का मतलब क्या है? कि वे गैसें जो किसी अन्य गैस से एक्शन नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती, वो गैस कौन सी है? अक्रिय गैसें। और अक्रिय गैसों में जो सर्वाधिक मात्रा जिस गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में मिलती है वो है ऑर्गन। और ऑर्गन के अलावा बहुत सारी अक्रिय गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हैं, जिनके नाम मैंने आपके सामने यहाँ लिखे, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन और जेनन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल। देखिए, इसके अलावा अगर हम चर्चा करें आपसे, 3 महत्वपूर्ण गैसों का जो परसेंटेज है वो हो गया। नंबर 1, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिल रही है? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा किस गैस की है? ऑक्सीजन। और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा किस गैस की है? वो आपके सामने है, ऑर्गन। अब हम कुछ अति महत्वपूर्ण गैसों की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सारी की सारी परीक्षाओं में ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन या हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को सुन रखा होगा। निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रश्नों को इनसे संबंधित आपने सुन रखा होगा। आपने इन यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्जामिनेशन के अलावा भी जो भी एग्जाम दिए होंगे, उन एग्जाम्स में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव या वैश्विक तापन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अब उसी महत्वपूर्ण गैस की चर्चा करते हैं जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड गैस है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हालांकि इस गैस की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम है। कितनी है? मात्र 0.03%। मात्र 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन उसके बावजूद भी इसका प्रभाव अगर देखा जाए तो वो कितना है? बहुत ज्यादा, बहुत महत्वपूर्ण गैस है। इसको बिल्कुल देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके प्रभावों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है। कैसी गैस है? एक भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये काम क्या करती है? इस काम को देखिए, ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर कुछ विशेष गैसों की परत पाई जाती है। और इन विशेष गैसों में नाम आता है CO2, CH4, CFC इत्यादि गैसों का, जिसमें CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 का मतलब है मीथेन और CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 3 गैसें, 3 गैसों के नाम मैंने लिखे। इनके जैसी और भी गैसेस हैं। ये तीनों गैसें क्या कर रही हैं? यहां पर एक परत का निर्माण कर रही हैं। और मैं इस जगह पर सूर्य की स्थिति को मान रहा हूं। ये हमारे सूर्य देवता हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य से दिन के समय जो विकिरण निकलता है, जो रेडिएशन निकलता है, वो लघु तरंगों के रूप में निकलता है। यानी कि उनकी जो वेवलेंथ है, उनकी तरंग दैर्घ्य है, वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है। देखिए, इस प्रकार से छोटी छोटी तरंगों के रूप में निकल रहा है। और इन गैसों की परत
यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों की जो परत पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जा रही है, वो इन लघु तरंग दैर्घ्य वाली सौर्यिक विकिरण की किरणों को, देखिए सौर्यिक विकिरण, सौर्यिक विकिरण का मतलब क्या है? दिन के समय सूर्य से आने वाला रेडिएशन, इसको सोलर रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सोलर रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इस सौर्यिक विकिरण की लघु तरंगों को बड़े आराम से पृथ्वी के धरातल तक आने देंगी, यानी कि दिन के समय सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है वो पृथ्वी तक पहुंच गई। अब जाहिर सी बात है कि अगर सूर्य से ऊष्मा आए, मान लीजिए 100% ऊष्मा पृथ्वी तक आई, और अगर उसमें से 99% ऊष्मा भी पृथ्वी ने रात्रि के समय रेडिएट की और 1% रोक ली, तो इसका मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा और पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। और बाई चांस अगर 100 यूनिट ऊष्मा पृथ्वी ने सूर्य से ली दिन में और 101 यूनिट ऊष्मा निकाली, यानी कि रात्रि के समय 101 यूनिट रेडिएट कर दी, 1% ज्यादा कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी धीरे 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 ठंडी होती चली जाएगी और बर्फ का गोला बन जाएगी। न तो पृथ्वी आग का गोला है, न बर्फ का गोला है, पृथ्वी पर क्या बना हुआ? बैलेंस, संतुलन बना हुआ है। इससे तात्पर्य है कि दिन के समय में जितनी भी ऊष्मा पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है, रात्रि के समय उतनी ही ऊष्मा को रेडिएट कर देती है। यानी कि 100 यूनिट ऊष्मा अगर वो दिन में प्राप्त करेगी तो रात्रि में 100 यूनिट ऊष्मा को ही वापस कर देगी। और इसी को कहते हैं ऊष्मा बजट, जिसको आगामी क्लासेस के अंतर्गत में समझाऊंगा। यहां पर आपको केवल इतना समझना है कि पृथ्वी संतुलन की स्थापना करती है। दिन में जितनी यूनिट ऊष्मा सूर्य से लेती है, रात्रि में उतनी ही यूनिट ऊष्मा का रेडिएशन करती है। अब रात्रि में जब पृथ्वी इस रेडिएशन, जो सूर्य से दिन के समय प्राप्त ऊष्मा है, उसका जब रेडिएशन करेगी तो वो किस प्रकार की तरंगों के रूप में करेगी? लंबी तरंगों के रूप में, जिनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। ये पार्थिव विकिरण है। क्या है? पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और पार्थिव विकिरण की जो लंबी तरंग दैर्घ्य वाली किरणें हैं, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो परत है वो क्या करेगी? रुकावट पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी? रुकावट पैदा करेगी। ये उनका स्वाभाविक गुण है, नेचुरल उनका कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कि सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को आसानी से पृथ्वी तक आने दिया, लेकिन पृथ्वी से रात्रि के समय निकलने वाला जो पार्थिव विकिरण है, जो लंबी लंबी तरंगों के रूप में निकलता है, उसके मार्ग में वो अवरोध पैदा कर रही है, यानी निकलने से थोड़ा सा रोक रही है, जिसके कारण इस पार्थिव विकिरण को निकलने में क्या होगा? अवरोध। क्या पैदा होगा? अवरोध। और कुछ समय के लिए वो वहीं बना रहेगा, हालांकि निकलेगा तो सही, लेकिन कुछ टाइम ले लेगा। और इस टाइम को लेने के कारण पृथ्वी पर एक एवरेज टेम्परेचर बना रहता है। कितना? 15 डिग्री सेल्सियस। कितना बना रहता है? ये पृथ्वी का औसत तापमान है। कितना? 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहां तक सब कुछ सही है, ये सब ईश्वर ने किया। क्यों किया? जिससे कि पृथ्वी पर जीवन बना रहे, एक अनुकूल तापमान, फेवरेबल टेम्परेचर देना है जिससे जीवन बना रहे। लेकिन आज क्या गड़बड़ हो रहा है? आज गड़बड़ ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की मात्रा इंक्रीज हो रही है, और इन गैसों की मात्रा इंक्रीज होने के कारण ये जो लेयर है इनकी, ये कैसी हो रही है? डेंस। कैसी हो रही है? डेंस होती चली जा रही है। और जब इन गैसों की लेयर डेंस होगी तो क्या होगा? पृथ्वी से निकलने वाले पार्थिव विकिरण को अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा, और जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा तो यही घटना क्या कहलाएगी? वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग, यही घटना कहलाएगी। जैसा कि आपने समझा, देखो मैं लिख के इस चीज को समझाता हूं, दोबारा से आप समझने का प्रयास करिएगा कि CO2
CH4 और CFC गैसों की परत क्या कर रही है? दिन के समय, किसमें? दिन के समय जो सौर्यिक विकिरण है, जो सोलर रेडिएशन है, सौर्यिक विकिरण है, उसको पृथ्वी तक आने दे रही है। क्या कर रही है? पृथ्वी तक आसानी से आने दे रही है, कोई रुकावट पैदा नहीं कर रही। लेकिन ये परत, इन्हीं गैसों की परत CO2, CH4 और CFC गैसों की परत रात्रि के समय पृथ्वी से निकलने वाले पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए, लंबी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों के लिए, दीर्घ तरंगों के लिए क्या पैदा करती हैं? रुकावट पैदा करती है। और इन गैसों का यही गुण क्या कहलाता है? बताइए फटाफट से, अभी हमने चर्चा की थी। इन गैसों की परत का ये जो गुण है वो क्या कहलाता है? हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। और इसी गुण के कारण क्या होता है? पृथ्वी के टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट, यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, बढ़ता है। और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ये घटना क्या कहलाएगी? बताइए फटाफट से, ये घटना कहलाएगी ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहलाएगी? ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। क्या कहलाएगी? या वैश्विक तापन। अच्छा, ये आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप बोलते हैं कि लिख के, तो मैंने लिख के भी समझाया, मुंह जवानी भी समझाया, और उम्मीद करता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसा कि कुछ स्टूडेंट बार बार PDF की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास नोट्स से बेटर कोई PDF नहीं होता। और यहां पर मैं बाकायदा एक एक चीज को लिखकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरी क्लास के स्क्रीनशॉट लेकर ही उसका PDF बनाइए। थोड़ी सी मेहनत आप करिए। अगर मैं यहाँ पर लिखी लिखाई चीज को ही एक्सप्लेन करूंगा तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा किसी प्रकार से। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक टीचर होता है कि सारी चीज लिखी लिखी है और उसको रामायण की तरह पढ़ता है। अगर आप ठीक उसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ाई अच्छी पढ़ाई नहीं है। मैं यहाँ बिना किताब को देखे, बिना किसी चीज को देखे आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। उस चीज को समझने का प्रयास करिए। ये लिखा लिखाया मैटर आपको इंटरनेट पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे बहुत सारे मिल जाएगा। पूरी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। PDF की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ आप किसके लिए आए? समझने के लिए। तो समझने पर जोर दीजिए। PDF वगैरह बाद की चीजें, जरा सा सर्च करोगे बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, लेकिन वह टीचर समझाने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ जब टीचर आपको समझाने के लिए मिल रहा है तो निश्चित तौर पर समझने का प्रयास करिए, अनावश्यक बातों पर जोर मत दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। सृष्टि भटनागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। बिल्कुल सभी स्टूडेंट साथ के साथ नोट करते चलिए। ये क्लास नोट्स हैं, बेटर नोट्स हैं, और इस प्रकार की क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, उसको सॉल्यूशन आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा। लेकिन अनावश्यक बातों से बचिए, पढ़ाई पर जोर दीजिए। चलते हैं, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट से आने वाले कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं जो अक्सर कर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, तो हम चर्चा कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग
या वैश्विक तापन की हमने चर्चा की, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन क्या होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है बताइए, फटाफट से जल्दी कमेंट करके बताइए। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है CO2। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट या वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका है। इसके बाद नंबर आता है CH4 का और इसके बाद नंबर आता है CFC का। देखिए क्वेश्चन और आ जाता है कि CO2 की उत्पत्ति किस जगह से होती है? जब भी जीवाश्म ईंधन जलता है तो जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 गैस निकलती है। जीवाश्म ईंधन आप जानते हैं, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि चीजें जब जलेंगी तो CO2 निकलेगी। CH4 यानी मीथेन का सोर्स क्या है? धान के खेत कौमा दलदली भूमि, मार्शी एरियाज, ये सारे के सारे CH4 या मीथेन गैस के सोर्स हैं, यानी कि इन जगहों से मीथेन गैस निकलती है। अगर हम CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो हमारे घरों में ही इसका बहुत ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है। किसके माध्यम से? AC के माध्यम से और फ्रिज के माध्यम से, यानी कि रेफ्रिजरेटर कॉमा एयर कंडीशनर, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों में CFC गैस प्रयुक्त भी होती है और निसृत भी होती है, यानी निकलती भी है। आप ध्यान रखिएगा, सोर्सेज भी कई बार पूछ लेते हैं। जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से, जीवाश्म ईंधन का मतलब इंग्लिश है फॉसिल फ्यूल्स, और जिसके उदाहरण मैंने बताए कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ये चीजें जब जलेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जिसकी ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा योगदान है। दूसरा सबसे ज्यादा योगदान ग्रीन हाउस इफेक्ट में जिस गैस का है उसका नाम है मीथेन, CH4, जो धान के खेतों से और दलदली भूमि से निकलती है। तीसरा जो सबसे ज्यादा योगदान ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग में है वो CFC, जो कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में प्रयुक्त भी होती है और उससे निकलती भी है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के, ग्लोबल वार्मिंग के, वैश्विक तापन के। चलते हैं, अगर हम इसके प्रभावों की चर्चा करें तो देखिए पृथ्वी के इन क्षेत्रों में क्या है? ग्लेशियर्स है, बर्फ जमी हुई है। देखिए इन क्षेत्रों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आसपास वाले इलाके जो हैं उन क्षेत्रों में क्या है? बर्फ जमी हुई है, बर्फ। और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ये जमी हुई बर्फ पिघलेगी। ये जमी हुई बर्फ क्या होगी? पिघलेगी, पानी का रूप लेगी। और जब ये जमी हुई बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? समुद्र का लेवल ऊंचा हो जाएगा, जल का स्तर ऊंचा हो जाएगा। और समुद्र का लेवल ऊंचा होने के कारण भारत जैसे देश जो समुद्र के आसपास स्थित हैं, देखिए भारतीय प्रायद्वीप का मतलब क्या है? जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। ये पेनिनसुला का मतलब क्या है? जो तीन ओर से सागर से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं या जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, आइलैंड एरियाज हैं। आइलैंड क्या है? जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। मान लीजिए कोई भूमि है ये वाली, अब ये चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? पानी से। तो अगर ऐसे में अगर जल का लेवल ऊंचा हो जाएगा तो ये पूरा के पूरा प्रायद्वीप जलमग्न हो जाएगा, ये पूरा के पूरा द्वीप जलमग्न हो जाएगा, पानी से कवर्ड हो जाएगा। और यहां पर जितनी भी मानव जातियां रह रही हैं, मानव सभ्यताएं रह रही हैं, वो सारी की सारी सब मानव सभ्यताओं का संकट का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। न सिर्फ मानवीय सभ्यता का बल्कि बहुत सारे स्थल मंडल पर रहने वाले जीव जंतुओं का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा, यानी वो सब समाप्त हो जाएंगे। जैव विविधता के लिए संकट पैदा हो जाएगा। क्या होगा? जैव विविधता के लिए संकट पैदा हो जाएगा। तो अभी अभी हमने चर्चा की किस चीज की? हिमनद पिघलेंगे और हिमनदों के पिघलने के कारण क्या है? जल स्तर बढ़ेगा।
और जब जल स्तर बढ़ेगा तो जो स्थल मंडल है वो डूबेगा, जिसके कारण जैव विविधता, और जैव विविधता का मतलब क्या है, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। जैव विविधता पर एक संकट पैदा हो जाएगा। जैव विविधता का मतलब क्या है, जीवों की प्रजातियों की विविधता, जीवों की प्रजातियों की विविधता। अगर मेरे रूम में अकेला मैं ही हूं या मेरे साथ कोई दूसरा लड़का खड़ा है तो इसका मतलब जब प्रजातियों की विविधता नहीं है। मेरे साथ एक गाय है, एक बैल है, एक कुत्ता है, एक भेड़ है, एक बकरी है, इसका मतलब प्रजातियों की विविधता, बहुत सारी प्रजातियां मेरे साथ हैं, तो मैं क्या कहूंगा, जैव विविधता ज्यादा है। और स्थल मंडल पर पाई जाने वाली जो जैव विविधता है वो समाप्ति की ओर पहुंच जाएगी अगर जल मंडल का विस्तार स्थल मंडल पर हो जाएगा। तो ये उसके प्रभाव है। और जाहिर सी बात है कि जब जैव विविधता संकट में आएगी, यानी कि जीवों का अस्तित्व संकट में आएगा, तो ऐसी स्थिति से बचना बहुत ही जरूरी है। और जो ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो जिम्मेदार गैसें, जो भी गैसें जिम्मेदार हैं, उनके उत्सर्जन में कमी लाना बेहद जरूरी है। और उनके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हुआ था, जिसको हम रोकने के प्रयास, अगर हम प्रयास की बात करें तो बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, जिनमें से एक एग्रीमेंट काफी फेमस रहा, क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल 1997, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर विश्व स्तर पर साइन किए गए। हालांकि ये प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि बाद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश इससे बाहर निकल गए और ये प्रभावशाली घोषित नहीं हो पाया। जब कभी भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी को लेकर वैश्विक मीटिंग होती है तो विश्व दो धड़ों में बट जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट विकसित देशों का होता है, दूसरा विकासशील देशों का होता है। और विकसित और विकासशील दोनों देशों के हित अलग अलग हैं, इसीलिए कोई बहुत अच्छा एग्रीमेंट इस संबंध में नहीं हो पाता है। और इसका परिणाम है कि वर्तमान समय में धीमे धीमे गर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं। जैसा कि हम जब हम छोटे थे, कक्षा 6-7 में पढ़ते थे, तो हम देखते थे कि सर्दियां बहुत पड़ती थी, 1.5-2 महीने तक कोहरा पड़ता रहता था और स्कूलों की छुट्टियां हो जाती थी। लेकिन आजकल उस कोहरे का नाममात्र अवशेष बचे हुए, 4 दिन 5 दिन, पूरी की पूरी सर्दी की ऋतु में कोहरा मात्र 4 या 5 दिन पड़ता है। अगर हम उत्तर प्रदेश वगैरह की बात करें तो मात्र 4 या 5 या 6 दिन कोहरा पड़ता है बस। बाद बाकी गर्मी का प्रसार होता जा रहा है और सर्दियां कम होती जा रही हैं। और इसका मेन कारण क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इस चीज को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु वैश्विक स्तर पर एक प्रभावी समझौते की इस समय आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से क्लास को ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इतना बहुमूल्य समय मुझे दे रहे हैं। आपके समय की कीमत को मैं समझता हूं। किसी भी स्तर पर आपको निराश होने नहीं दूंगा, ये मेरा वायदा है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर। अगर आप मुझे इतना समय देंगे तो निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, यानी कि अगली महत्वपूर्ण गैस की ओर। और अगली महत्वपूर्ण गैस है ओजोन गैस। कौन सी गैस? ओजोन गैस अगली महत्वपूर्ण गैस है। चलते हैं। देखिए, ओजोन को O3 के रूप में लिखते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण गैस है, इसको भी समझिएगा। ये ओजोन क्षरण से संबंधित है, एक बहुत ही पर्यावरण में महत्वपूर्ण चीज है ओजोन क्षरण। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनको भी आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, आप कंसंट्रेट होकर इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं। देखिए, ओजोन गैस की मात्रा जो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है वो 0.0006% पाई जाती है। यानी कि परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो ओजोन गैस की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में न के बराबर है, बहुत कम है। लेकिन ये प्राणदायिनी गैस है, ये हमारे जीवन की रक्षा करती है। ये ईश्वर ने एक चलनी की भांति, एक जालक की भांति बनाया है, जिससे कि मानव का जीवन संकट से बच सके, जिससे कि मानव का जीवन खतरे से बच सके।
और ये किस प्रकार से मानव के जीवन को संकट से बचाती है, उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के वायुमंडल में जो पृथ्वी की वायुमंडल में जो परतें हैं उनमें से एक परत है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच, समताप मंडल का विस्तार कितना है, लगभग 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है। और उस समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की घनी परत पाई जाती है। किसकी? ओजोन गैस की घनी परत पाई जाती है। घनी परत, डेंस लेयर ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस की घनी परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच। और ओजोन गैस की ये परत मानव के लिए काफी यूजफुल है। देखिए कैसे यूजफुल है। ये आपके सूर्य देवता हैं, सूर्य नारायण हैं, और ये जो आपके सूर्य नारायण हैं, सूर्य देवता हैं, इनसे जो सोलर रेडिएशन निकलता है, सोलर रेडिएशन जो निकल रहा है, इस सोलर रेडिएशन में कुछ हानिकारक किरणें भी शामिल हैं। और उन हानिकारक किरणों को हम क्या कहते हैं? यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाएं तो मानव को बहुत सारा खतरा उत्पन्न हो सकता है, बहुत सारा खतरा। अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के धरातल तक पहुंचे और हमारी स्किन के संपर्क में आए, हमारी चमड़ी के संपर्क में आए, तो बहुत सारे चर्म से संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसे चर्म कैंसर भी हो सकता है। आंखों पे पड़ेंगी तो ब्लाइंडनेस, अंधापन भी हो सकता है, यानी कि चर्म संबंधी विभिन्न रोग, आंखों का अंधापन। और जब कभी ये किरणें किसी व्यक्ति विशेष की चमड़ी पर, स्किन पर पड़ेगी, तो भाइयों बहनों, वो ये नहीं देखेगी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमड़ी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। वो सीधे सीधे इफेक्ट क्रिएट करेगी। वो ये नहीं देखेगी कि गरीब की चमड़ी है कि अमीर की। वो सीधे सीधे इफेक्ट क्रिएट करेगी, वो ब्लाइंडनेस क्रिएट करेगी, वो सीधे सीधे चर्म कैंसर क्रिएट करेगी। लेकिन ईश्वर ने, भगवान ने हमारी रक्षा की, और रक्षा करने के लिए हमारे और उस अल्ट्रावायलेट रेस के बीच एक चलनी लगा दी, एक जालक लगा दिया। और वो जालक क्या है? ओजोन गैस की परत। ये ओजोन गैस की परत, O3 की लेयर, O3 की परत क्या है? चलनी की भांति कार्य करती है। जब ये सौर्यिक विकिरण आएगा तो इस सौर्यिक विकिरण में से जो पराबैंगनी किरण है, यूवी रेज, उस यूवी रेज को वहीं की वहीं अवशोषित कर लेगी ओजोन गैस की परत, वहीं की वहीं उसको खा लेगी, यानी मानव को बचा लेगी किसी भी कीमत पर। और जब ये इसको खा लेगी तो बाद बाकी सौर्यिक विकिरण में जो भी किरणें शामिल हैं वो पृथ्वी के धरातल तक आएंगी, जो हानिकारक नहीं। कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है आप समझ गए होंगे। मानव की कितनी अच्छी तरीके से रक्षा कर ली इस परत ने। अगर ये किरणें आ जाती तो बहुत सारे रोग हमको पैदा होते। आज हम जो मुंह खोल के आपको पढ़ा रहे हैं, या आप मुंह खोल के जो मार्केट में डोलते हैं, वो संभव नहीं होता। आप चारों तरफ से पैक होकर मार्केट में जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कोई अल्ट्रावायलेट रेज आपके शरीर पर न पड़ जाए, इसलिए। अगर ओजोन गैस की परत न होती, लेकिन ओजोन गैस की परत है, हम लोग सुरक्षित हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कि ओजोन गैस की परत क्यों महत्वपूर्ण है? एक बार मैं आपको कमेंट देख लेता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति सोनकर जी, थैंक यू। गोलू मोलू जी, समझ में आ रहा है आपको? अंकुश यादव जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक 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 ठीक, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, समझते हैं आगे। तो ये ओजोन गैस की परत क्या काम कर रही है आपकी समझ में आया। लेकिन विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण
आज इस ओजोन गैस की परत को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। ये ओजोन गैस की परत को भी खतरा उत्पन्न हो गया। किसके कारण हुआ है? जेट यानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा एसी यानी कि एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, इन दोनों से निकलने वाली CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस तथा इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण गैसें जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा कुछ हैलोजन गैसें जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि। इसके अलावा क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोमा कुछ हैलोजन गैसें जैसे Cl क्लोरीन और Br ब्रोमीन, ये सारी की सारी गैसें मिलकर क्या करती हैं? ओजोन गैस की परत को खतरा पहुंचाती हैं। ओजोन गैस की परत को खतरा पहुंचाती हैं। कैसे पहुंचाती हैं? इस चीज को आप देखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये गैसें, सारी की सारी गैसें ओजोन गैस की परत के लिए हानिकारक है। एक बार फिर से मैं आपके बीचों बीच में ला देता हूं जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए, उम्मीद करता हूं ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। ये गैसें क्या करती हैं कि पृथ्वी के धरातल, देखिए पृथ्वी के धरातल के ऊपर समताप मंडल में ही तो ओजोन गैस की परत है। ये गैसें क्या करेंगी कि ऊपर जाएंगी और ऊपर जाकर O3 के साथ रिएक्शन करेंगी और O3 के साथ रिएक्शन करके उसको O2 में कन्वर्ट कर देंगी। किस में कन्वर्ट कर देंगी? ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगी। मान लीजिए शिक्षार्थियों का, इस चीज को एक उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। शिक्षार्थियों का एक दल, अभ्यर्थियों का एक दल है जिसमें 150 स्टूडेंट हैं और एक ही जगह पर वो उपस्थित हैं। उन 150 स्टूडेंट्स में से मैंने छटनी कर दी कि इसमें बीएड धारक कितने? बोले 50। बोले कि आ जाइए, बाहर निकल आइए। बीटीसी धारक कितने? बोले कि 100। बोले कि आप यहीं बने रहिए। इसका मतलब क्या है कि वो दल कमजोर हो गया। वो जो संगठित 150 लोग थे वो कमजोर हो गए। अब 150 की जगह कितने बचे? 100। यानी कि जिस मांग को लेकर वो 150 लोग आए थे, अब उस मांग को उठाने में उतनी ताकत नहीं बचेगी जितनी सभी के सभी 150 लोग मिलकर उठाते। ठीक इसी प्रकार यहां ओजोन गैस की परत है और अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CFC और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कण ऊपर जाकर O3 से रिएक्शन करके उसे किस में तोड़ देंगे? ऑक्सीजन के कणों में तोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहां ये जो परत है, वो परत कैसी हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। और जिस जगह पर ये परत कमजोर होगी उस जगह पर से सूर्य की परावैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी के धरातल तक आसानी से आ जाएंगी। ये जो छिद्र हुआ है ओजोन गैस की परत में, जो छिद्र है, इसी को ओजोन क्षरण कहते हैं। यानी ओजोन क्षरण का मतलब क्या? ओजोन गैस की परत का कमजोर पड़ना। इसको क्या कहेंगे? ओजोन छिद्र। और ओजोन छिद्र कह लीजिए या ओजोन क्षरण भी कह सकते हैं इसको। ओजोन क्षरण यानी कि ओजोन गैस की परत का कमजोर पड़ना। और कमजोर पड़ने में कौन कौन सी गैसें सहायक हैं? मैंने अभी बताई, CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सारी की सारी गैसें ओजोन को किस में तोड़ती हैं? ऑक्सीजन में, जिससे ओजोन गैस की परत क्या हो जाती है? कमजोर। और ओजोन गैस की परत के कमजोर होने के कारण क्या बनते हैं? ओजोन छिद्र बनते हैं, ओजोन होल बनते हैं। और यही घटना क्या कहलाती है? ओजोन डेप्लीशन कहलाती है, ओजोन क्षरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ओजोन डेप्लीशन या ओजोन क्षरण। और ओजोन क्षरण के कारण बहुत सारे रोग मनुष्य को, मानव जाति को हो सकते हैं, जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ की। और वो रोग कौन कौन से हैं? देखिए एक बार रोग भी मैं लिख देता हूं। चर्म संबंधी विभिन्न बीमारियां,
विभिन्न बीमारियां, कोमा चर्म कैंसर, कोमा आंखों का अंधापन, आंखों का अंधापन, ये सारे के सारे रोग आप ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र के कारण आपको हो सकते हैं। और इन रोगों से मानव जाति को बचाने के लिए, अर्थात जो भी गैसेस ओजोन परत के लिए हानिकारक हैं, उनके उत्सर्जन को कम से कम करने के लिए, उनके उत्सर्जन के लेवल को कम से कम करने के लिए विश्व स्तर पर बहुत सारे समझौते भी हुए। देखिए, विश्व स्तर पर बहुत सारे समझौते भी हुए, जैसे 1985 में हुआ वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, और 1987 में हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल या संधियां किससे संबंधित हैं? ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित। और इन वैश्विक ट्रीटीज के कारण, ग्लोबल ट्रीटीज के कारण वर्तमान समय में ओजोन गैस की परत के लिए जो हानिकारक गैसेज हैं, उनका उत्सर्जन थोड़ा सा कम हो गया है। और उनका उत्सर्जन कम होने के कारण ये जो ओजोन छिद्र हैं, ओजोन होल्स हैं, वो धीरे 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 भरते चले जा रहे हैं। अब तक केवल 2 जगहों पर ही ओजोन छिद्र देखे गए हैं, ये भी आप देख लीजिए, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब तक पृथ्वी पर 2 जगहों पर ओजोन होल देखे गए। पहली जगह है 66.5 डिग्री साउथ, यानी कि मैंने आपको बताया था, इसको क्या कहेंगे? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ये क्वेश्चन आता है, विश्व में सबसे पहला ओजोन छिद्र कहां देखा गया? तो आप कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त के ऊपर। और विश्व का इसके बाद जो दूसरा ओजोन छिद्र देखने को मिला, वो 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर देखने को मिला, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त के नाम से इसको जानते हैं। यानी कि अंटार्कटिक वृत्त के ऊपर पहला और आर्कटिक वृत्त के ऊपर दूसरा ओजोन छिद्र देखने को मिला था। लेकिन 1985 और 1987 में हुए वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की गतिविधियों के कारण, ट्रीटीज के कारण, हमने जो ओजोन गैस के लिए हानिकारक गैसेस थी, उनके उत्सर्जन में कमी लाई और धीरे 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 ये ओजोन होल भरते चले जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपने आज ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस इफेक्ट नामक 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझा है। इसके बाद जो थ्योरी है उसको, इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे कल। अब हम सीधे चलते हैं एक ट्रिक की ओर और फिर चर्चा करेंगे मिसलेनियस की। आज हम मिसलेनियस में भी आपको पर्यावरण से संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड चीज बताने वाले। बने रहिएगा मेरे साथ। सीधे एक ट्रिक की ओर चलते हैं। इस ट्रिक को आप याद कर लोगे, आपको चुटकियों में पता पड़ जाएगा कि भारत से कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। चलते हैं सीधे ट्रिक की ओर। काफी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। अगर मैं मेहनत करता रहा और आपने स्वयं अपने लिए मेहनत नहीं की, तो भगवान आपको माफ नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जितनी मैं मेहनत करा रहा हूं, उसको 15-20 मिनट भी घर पे रिवाइज कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। काफी अच्छी ट्रिक, काफी अच्छे मिसलेनियस की टेबल्स में बना के ला रहा हूं। इनको याद करते रहिएगा, इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। चलते हैं, ट्रिक बताते हैं। और आज की ट्रिक है आपके सामने। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। और इस ट्रिक के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ मीन्स छत्तीसगढ़, मैं मीन्स मध्य प्रदेश या एमपी, में मतलब मिजोरम, त्रिपुरा और त्रिपुरा, पर फॉर पश्चिम बंगाल, झंडा फॉर झारखंड,
ग फॉर गुजरात और रा फॉर राजस्थान। ये वो 8 राज्य हैं, ये वो 8 स्टेट्स हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और भारत को 2 जलवायु कटिबंधों, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। फटाफट से इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए, जल्दी से। धांसू ट्रिक है ये, बहुत अच्छी, लाजवाब, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझा देगी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जल्दी से नोट करिए। और अब सीधे चलते हैं, अब सीधे चलते हैं हम किसकी ओर, मिसलेनियस की ओर, विविध की ओर चलते हैं सीधे। और आज हम आपको समझाने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित व्यक्तित्व। आपके यूपी टेट परीक्षा के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, जैसे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये आया क्वेश्चन एग्जाम में आया, आप आंसर था MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन आया कि चिपको आंदोलन से संबंधित उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। पिछले वर्षों में ही प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया कि जल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई है, राजेंद्र सिंह को। तो मैंने क्या किया कि जितने भी पर्यावरण से संबंधित जितने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनकी एक टेबल तैयार कर ली, जिससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। उन सारे के सारे व्यक्तित्व को, उन सारे के सारे पर्सनैलिटीज को आप एक ही जगह पर एक ही टेबल में याद कर पाएंगे। उनको मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप तुरंत इसको कॉपी करते चलिएगा मेरे साथ ही। सबसे पहली बात करते हैं, जल मैन ऑफ इंडिया आया हुआ क्वेश्चन है ये। जल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। दूसरा, रविंद्र कुमार सिन्हा। रविंद्र कुमार सिन्हा ये डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद तीसरा, कैलाश श्रृंखला। कैलाश श्रृंखला ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। डॉक्टर रामदेव मिश्रा, और डॉक्टर रामदेव मिश्रा जो हैं वो भारत में पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी के जनक हैं, पारिस्थितिकी के जनक। इसके पश्चात चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ये आपके यूपी टेट परीक्षा में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये चिपको आंदोलन के जनक थे, चिपको आंदोलन के जनक। और चिपको आंदोलन क्या होता है, क्या था, इसकी चर्चा करेंगे आगामी क्लासेस के अंतर्गत। सुंदरलाल बहुगुणा के बाद पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े। और पांडुरंग हेगड़े चिपको आंदोलन का ही एक रूप था। कर्नाटक में एप्पीको आंदोलन उसके नेतृत्व करता थे। कर्नाटक में एप्पीको आंदोलन, एप्पीको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, एप्पीको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। ये दोनों के दोनों नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान के नेतृत्वकर्ता थे, अभियान के नेतृत्वकर्ता थे।
जल्दी से लिखिएगा फटाफट से। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ें तो आप डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये काफी महत्वपूर्ण आया हुआ प्रश्न है। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के जनक। इसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन, और एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक। ये मिसलेनियस काफी महत्वपूर्ण है। नॉर्मन बोरलॉग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन इससे पुटअप हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, यानी कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन थी उसके फादर के तौर पर इनको जाना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मिसलेनियस जो आज की क्लास में मैंने आपको देने का प्रयास किया, ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे संबंधित अक्सर कर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। मैंने पूरी मेहनत, पूरी तल्लीनता के साथ आज आपको क्लास में समझाने का प्रयास किया, एक ट्रिक भी आपको प्रोवाइड की, और मिसलेनियस के अंतर्गत पर्यावरण से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हुए हैं उनको मैंने बताया, और एक टेबल भी आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की। गौरव कुलश्रेष्ठ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आ रहा है, थैंक यू। परी भटनागर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी पूरा समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने पूरा प्रयास किया अपने तन मन धन से आपको समझाने का, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। कल फिर एक अगले महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर एक अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और बने रहिएगा मेरे साथ। ध्यान रखिएगा समय को, 3 बजे सारे काम फ्री करके 3 बजे आपको उपस्थित रहना है। क्लास को हर हालत में अटेंड करना है, हर हालत में क्लास लेनी है। मज़ेदार क्लास है, बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और न सिर्फ यूपी टेट या सुपर टेट, आगामी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए ये मेरी क्लासेस आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। इतना मेरा वायदा, आपके साथ मेहनत करता रहूँगा, और आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप भी मेरे साथ इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। अपने जितने भी यार दोस्त, सखा संबंधी हैं उनको क्लास से जोड़िए, किसी भी स्तर पर जोड़िए, जिससे कि उनका भी भला हो सके, आपका भी भला हो और उनका भी भला हो। और ये जो व्यूज़ हैं उनको कम से कम 1000 तक पहुँचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। जितने भी ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स इत्यादि चीज़ें, उन सब में मेरे वीडियोस को आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस क्लास के प्रति जागरूक हो सकें, और फिक्स 3 बजे पर्यावरण की क्लास जरूर लें। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले सबसे पहले एक टॉपिक कराया, सौर मंडल, सोलर सिस्टम, आज रात 10 बजे सोलर सिस्टम पर एक महा मैराथन क्लास होने वाली है, और उस क्लास को हो सके तो आप अटेंड जरूर करिएगा। आप जिस स्टूडेंट का सोलर सिस्टम निकल गया था उसको एक बार फिर से सीखने का मौका मिलेगा। तो रात के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक या 1 बजे तक सोलर सिस्टम पर क्लास चलने वाली है एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल चैनल पर। तो बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।